लोकेश कटीक, स्वागत है आपका हमारे चैनल EMC-IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं BSc सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री। BSc सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपकी पहली यूनिट है वो पढ़ेंगे। आपके पहली जो यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके अंदर 3 चैप्टर है। पहला आपकी जो चैप्टर है वो है 3D श्रेणी के तत्वों का रसायन। दूसरा जो आपके चैप्टर है वो है 4D एंड 5D श्रेणी के तत्वों का रसायन। और जो तीसरा चैप्टर है वो है क्रोमेटोग्राफी। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, आज अपन पढ़ेंगे 3D श्रेणी के तत्वों का रसायन। ये अपना चैप्टर है ना। अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरह से कर लिया तो इससे आपके 11.5 नंबर होंगे, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल आपके 1.5 नंबर की एक परिभाषा, 3 नंबर का एक सवाल और एक 7 नंबर का सवाल आता है। तो 11.5 नंबर इस चैप्टर से आपके फिक्स है। ठीक है, तो ये चैप्टर मतलब इसके अंदर 3D श्रेणी किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए अपन बात करते हैं डी ब्लॉक की, क्योंकि ये 3D श्रेणी भी किसके अंदर आती है, डी ब्लॉक के अंदर आती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डी ब्लॉक कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो अपन डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, तो सिंपल से अपन एक परिभाषा देते हैं कि वे तत्व हैं जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। डी कक्षक में प्रवेश करता है, उन्हें अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो डी कक्षक में भरा जा रहा है तो अपन उनको बोलते हैं कि वो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, है ना। अब अपन बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर आपके कौन कौन से तत्व आते हैं। तो आपको पता है डी ब्लॉक के अंदर आपके 40 एलिमेंट्स आते हैं, उनको अपन यहाँ पर बनाते हैं। और एक और बात आप ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर जो भी लिखने वाला हूँ, मतलब जो भी लिखूंगा वो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, उसकी आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। EMC-IQ के नाम से चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पर, तो आप वहां पर जाना, जो भी चीज मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ वो आपको PDF के रूप में मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स ही है, तो आप उसको और देख लेना, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक की जो सीरीज स्टार्ट होती है वो होती है स्टेडियम से 21 से। साइंस टीचर वृता कृपरानी मत फे को नी क्यों जलती हो, पहले ये आती है। फिर अपन करते हैं यार जरा नींबू मोटा तोड़ के दे, रुख रे पढ़ अगर है सीधा। ये याद करने की ट्रिक है जो आपने पढ़ रखी होगी। फिर आता है आपके ला हफ ता, वरना रे उसको इधर पीटेंगे और हारेगा। फिर आते हैं आपके AC रेफ्लॉन DB से गर्म भीषण हवा मिटाएंगे, डस राग सिया। इस तरह से आपके ये जो एलिमेंट्स लिख रखे हैं ये किसके अंदर आते हैं, आपके डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको है ना, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो वाले हैं ये आपके कोर्स में नहीं, मतलब ये वाली चीज अपन को नहीं पढ़नी, अपन को केवल इनको पढ़ना है ना। अब क्या होता है कि जो पहली है ना, ये है साइंस टीचर वृता कृपलानी मत फेंक को नी क्यों जलती हो, इससे अपन बोलते हैं 3D श्रेणी। कौन सी श्रेणी, 3D श्रेणी। इसको 3D श्रेणी बोलते हैं पूरे को। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं ना, इसको अपन 3D श्रेणी के अंदर रखते हैं। इसको अपन बोलते हैं 4D श्रेणी, इसको अपन बोलते हैं 5D श्रेणी और इसको अपन बोलते हैं 6D श्रेणी। 3D ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो एलिमेंट्स इनको बोलेंगे अपन 3D श्रेणी। इसको कौन सी श्रेणी बोलते हैं, 4D श्रेणी। इसको कौन सी श्रेणी बोलेंगे, 5D श्रेणी। और इसको बोलेंगे अपन 6D श्रेणी। जिसके अंदर 6D श्रेणी आपकी ये वाली जो है ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है, 6D वाली तो अपन को पढ़ने भी नहीं है। आपकी 3D 4D और 5D श्रेणी आपके कोर्स के अंदर है। अब एक बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये 3D श्रेणी 4D श्रेणी और 5D श्रेणी, ये 3 आपके कोर्स में तो आपको पढ़नी है। तो ध्यान रखना जो 3D श्रेणी होती है ना, इसे अपन बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण
श्रेणी। ये चीज तो आप लिख लो, अभी जो मैं लिखने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। 4D को बोलते हैं अपन द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। और ये है 5D, इसको बोलते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी। 3D को क्या बोलते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी। 4D को क्या बोलते हैं? द्वितीय। और 5D को क्या बोलते हैं? तृतीय संक्रमण श्रेणी। अब क्या होता है ना कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम के अंदर उनके क्वेश्चन लिखा आता है कि तृतीय संक्रमण श्रेणी को समझो। क्वेश्चन क्या आता है? तृतीय संक्रमण श्रेणी को समझो या उनके गुणों के बारे में समझो, ऐसा कुछ आता है। तो तृतीय संक्रमण श्रेणी ये होता है। तो अपन से पूछे किसके बारे में जाता है? अपन को पूछा जाता है 5D श्रेणी के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब वहां पर नाम क्या लिखा रहा है कि तृतीय संक्रमण श्रेणी, मतलब अपन को पूछ रहे हैं 5D के बारे में। लेकिन अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तृतीय को अपन ये समझ लेते हैं 3D श्रेणी। क्या समझ लेते हैं? 3D श्रेणी, जिसके कारण अपन फिर इसके अंदर इसके गुण लिख देते हैं। पूछता अपन को तृतीय संक्रमण श्रेणी है और अपन गुण लिख देते हैं 3D श्रेणी के, तो ये गलत हो जाता है। इसलिए आप ये वाले नाम याद रखना, ये वाले नाम दोनों याद रखना आपको। जो 3D श्रेणी होती है उसको प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, 4D होता है उसको द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और जो 5D होता है उसे तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। और क्यों याद रखना? क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इन दोनों में। जैसे तृतीय संक्रमण श्रेणी लिखा होता है वो समझते हैं कि 3D की बात कर रहे हैं और फिर 3D के गुण लिखे रह जाते हैं, जो गलत हो जाता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ये एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर मेन रूप से तो 1 2 3 ये आपके हैं टोटल 30 तत्व, इनका आपको नाम भी याद होने चाहिए। और अगर नाम याद नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं, आप केवल इनके संकेत याद रख लेना। ये संकेत तो याद ही कर सकते हो ट्रिक से, ठीक है। तो अब अपन एक और बात यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो है 3D से स्टार्ट क्यों हुई, मतलब ये 3D 4D 5D 6D से क्यों स्टार्ट हुई, 3D से स्टार्ट हुई, 2D से स्टार्ट क्यों नहीं हुई, 1D से स्टार्ट क्यों नहीं हुई। तो ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका क्या है। अपने जो इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका होता है वो अपन किस तरह से पढ़ते हैं? पाउली का अपवर्जन नियम, इनके अनुसार पढ़ते हैं ना, उनका अधिकतम बोल्ट्जमैन का नियम, n + n का नियम। तो अपन एक तरीका यूज करते हैं, अपन ऐसे लिखते, देखो पहले अपन लिखते हैं 1s, फिर अपन लिखते हैं 2s 2p, फिर अपन लिखते हैं 3s 3p 3d, फिर अपन लिखते हैं 4s 4p 4d, फिर अपन लिखते हैं 4f, और फिर अपन लिखते हैं 5s 5p 5d 5f। इस तरह से आगे चलती जाती है। तो देखो यहाँ से जो डी ब्लॉक वाले तत्व है, डी कक्षक कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखो डी कक्षक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 3D से स्टार्ट हो रहा है। 1s के अंदर यहाँ पर डी नहीं, यहाँ पर भी डी नहीं, डी कहां से स्टार्ट हो रहा है? डी कक्षक 3D से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए देखो यहाँ पर 3D है तो अपन इसको अपन बोलते हैं 3D श्रेणी के, 4D है तो फिर बोलते हैं अपन 4D श्रेणी, और फिर यहाँ पर 5D है तो अपन 5D श्रेणी बोलते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 3D श्रेणी से क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले और दूसरे के अंदर तो डी कक्षक आते नहीं है। डी कक्षक स्टार्ट ही तीसरे से होता है। यहाँ पर 3 क्या है? आवर्त संख्या होती है, 7 आवर्त होते हैं ना, इसमें से ये तीसरा आवर्त ही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके सवाल पूछा जाता है, 1.5 नंबर की एक परिभाषा आती है कि संक्रमण तत्व और असंक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व और एक होता है आपके असंक्रमण तत्व। असंक्रमण तत्व, इनकी परिभाषा पूछी जाती है। तो देखो संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, असंक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? सिंपल सी इनकी परिभाषा मैं नहीं लिखने वाला, क्योंकि इनकी परिभाषा मैंने नोट्स के अंदर लिख दी है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल पर जाकर, ठीक है। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? तो डी कक्षक सॉरी डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किनको बोलते हैं? डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के तत्वों को अपन संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? अगर परिभाषा हो तो आपको परिभाषा लिखनी है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इनमें एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे देखो अभी हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखे, उसके अंदर जैसे मैं आपको बता रहा हूं मैग्नीज Mn है ना, तो मैग्नीज का जो आता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक में तो बड़ा है, लेकिन इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन में कक्षक होते हैं 3d 5। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये तो देखो ये तो आवर्त है, ये डी कक्षक है और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना। तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अपन कैसे करते हैं? देखो ये आपके डी कक्षक, डी के अंदर 5 कक्षक होता है, आपको पता है
5 कक्षक है तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन ब्रो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन के ए युग्मित है। ये क्या है? ए युग्मित है। ये सभी के सभी क्या एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और अपनी परिभाषा भी लिखी कि एक युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे और बात कर लेते हैं, जैसे Fe ले लेते हैं। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6। ठीक है, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो कैसे बनेगा। डी के कितने कक्षक होते हैं? डी के 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 कक्षक। अब एक एक इलेक्ट्रॉन, पहले 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, फिर छठा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे भरेंगे अपन। अब देखो यहाँ पर ये युग्मन है, लेकिन एक तो आपके पास में क्या है? युग्मन इलेक्ट्रॉन आपके पास में है ना, एक जोड़ी तो, और 4 क्या है? एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अपन इसको भी बोलते हैं कि इसके अंदर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और कितने इसके अंदर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है। अब इसमें पूछे इसमें कितने हैं? तो देखो 1 2 3 4 5, समझ गए ना? ये ध्यान रखना, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आपको बताना है कि संक्रमण तत्व उन्हें कहते हैं जिनके डी कक्षक में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फिर आपको जैसे मैग्नीज, Fe और भी जो आप उदाहरण लिखना चाहते हो लिख देना। असंक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? तो जिनके डी कक्षक का पूर्ण रूप से भरा होता है। लेकिन क्या परिभाषा लिखोगे? जिनका, ऐसे तत्व है, परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसे तत्व जिनका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है। परिभाषा ध्यान रखना। असंक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? तो ऐसे तत्व जिनका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है, मतलब इनमें एक युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जिंक की, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, अभी देखो इनको लिख लो, नेक्स्ट जो अपन करने वाले वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही करने वाले हैं। तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होता है ना, इसका होता है, ये होता है। इसके बाद इसके जो डी कक्षक होता है ना जिंक का, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैडमियम का भी जो 10 मतलब डी कक्षक होता है, उसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन होता है। और मरकरी होता है, उसके डी कक्षक में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिंक का जो डी कक्षक होता है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, कैडमियम उसका डी कक्षक उसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन, और मरकरी का भी जो डी कक्षक होता है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन अपन कैसे भरेंगे? डी के कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। अब 10 इलेक्ट्रॉन को बनना है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब इनमें तुमसे कोई पूछे कि इनमें एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? एक युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या? सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। देखो सभी में ये पेयरिंग हो रही है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रही है? युग्मन हो रहा है। तो यहाँ पर एक भी एक युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि यहाँ पर देखो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, तो अपन ने लिखा एक युग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है। ठीक है, तो आपकी 1.5 नंबर की परिभाषा कंप्लीट हो चुकी है संकर्ण तत्व, असंकर्ण तत्व की। अगर आपने परिभाषा ये लिख दी तो ठीक है, नहीं तो मैंने लिखी हुई है, बस आप जाना टेलीग्राम चैनल पे जाना, EMCIQ सर्च करना, वहां पर आ जाएगा हमारा चैनल, और वहां से PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब अपन करते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में और 7 नंबर में। वो क्वेश्चन आते हैं कि 3D श्रेणी के। अब अपन केवल किसकी बात करेंगे? 3D श्रेणी की। 3D यानी प्रथम संक्रमण तत्व की बात करेंगे। उनके गुणों के बारे में अपन को पढ़ना है। उनके गुण जैसे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था, उनके आकार, उनके घनत्व, गलनांक, इनके बारे में अपन को बात करनी है। ठीक है, तो एक बार ये देख लो, फिर अपन आगे करते हैं। जो आपका चैप्टर फर्स्ट चैप्टर वो अभी स्टार्ट हुआ, प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी का मतलब होता है 3D के गुण पढ़ने हैं अपन। इसके कुछ गुण है, कम से कम 10 से 1 गुण है, उनको पढ़ना है और इनसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला गुण जो है अपन को पढ़ना है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले 3D के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं उनके नाम लिख लेते हैं अपन। ये तो आपको देखो, ये जो तत्व होते हैं 10 तत्व, वो तो सबको याद होते हैं। परिवार इनको याद करने की क्या? साइंस टीचर वृता कृपनानी मत फे को नी क्यों जलते हो। साइंस टीचर वृता कृपनानी मत फे को नी क्यों जलते हो। ठीक है, इसके नाम क्या? स्केडियम, टाइटेनियम, विलेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक इनके नाम है। अब देखो स्केडियम कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर आता है। तो ये 21 नंबर, ये 22 नंबर पर आता है, ये आपके 23 नंबर पर आता है, ये 24 नंबर पर,
ये 25, ये 26, ये 27, ये आपके 28 नंबर, ये आपके 29 नंबर और ये आपके 30 नंबर पर आता है। ठीक है, ये तो इनके परमाणु क्रमांक लिख दिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अपन को क्या लिखना होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है ना, आपके डायरेक्ट एक बार सवाल भी आया हुआ है कि 3D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखो, तो इन्हें देशी तत्वों का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था। अब देखो स्केडियम, ये कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर आता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, पहले अपन लिखते हैं 1s2, फिर लिखते हैं 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर अपन ऐसे लिखते हैं 4s2 और 3d1। इस तरह से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, मैं बताता हूं क्यों। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 1s2, 2s2, 2p6, फिर आता है 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। और इनको पता कैसे करेंगे कि सही है, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 6 10, 2 12 18, 18 2 20 और 1 21। मतलब अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, क्योंकि इसके अंदर 21 इलेक्ट्रॉन है और इसका परमाणु क्रमांक भी कितना है, 21 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्या होता है कि आपने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपके हिसाब से सही है, लेकिन एग्जामिनर इसको गलत करता है। क्यों करता है, बस ध्यान रखना है कि ये जो होता है 3-3 वाले कक्षक को साथ में लिखा जाता है, 2-2 वाले कक्षक को साथ में लिखा जाता है। जैसे देखो, पहले 1s आया, फिर अपन ने 2s लिखा, अब इसके बाद में क्या आना चाहिए, पूरे 3s वाले आने चाहिए, 3 वाले आने चाहिए। यहाँ पर अपन ने 3s2 लिखा, 3p6 लिखा, 4s2 क्या होना चाहिए, यहाँ पर बाद में आना चाहिए। 4s2 क्या होगा, यहाँ पर बाद में आएगा, बस ये ध्यान रखना। पहले क्या आएगा आपके, पहले आपका आएगा 3d1 और फिर 4s2, इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरा जाएगा, डी के अंदर ही भरा जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान रखना। अब अपन टाइटेनियम की बात करते हैं, 22 नंबर पर आता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3d2 और 4s2। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। पहले देखो, पहले ध्यान रखना, पहले एस के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक बार मैं लिख देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। इसका होता है देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3 और 4s2। कुछ नहीं करना, अब ये ऐसे बढ़ाते जाना है। लेकिन आपको दो परमाणु क्रमांक ध्यान रखना है, एक तो 24 और एक 29 को आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर अपवाद वाले केस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। क्या होते हैं वो देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 और 4s2, ये होना चाहिए था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहां तक तो सेम ही है, ये सभी सेम ही आ रहे हैं, ये सभी सेम ही आ रहे हैं, बस इधर किस में चेंज हो रहा है, डी में चेंज हो रहा है, और एस भी अभी तक सेम ही आ रहे हैं। लेकिन इस क्रोमियम के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। होना अपन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर तो होता है 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर होता है आपके 1 इलेक्ट्रॉन। याद रखना है आपको, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैग्नीज में भी ये होगा, मैग्नीज कितने नंबर पर, 25 नंबर पर आ रहा है, तो ये तो सेम ही होगा। 3p6 तक तो सबके अंदर आएगा, इन सब के अंदर भरेंगे तो 3p6 तो आएगा, बस इनमें चेंज होंगे। अब इनमें कुछ चेंज होंगे। यहाँ पर मैग्नीज कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d5 4s2। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, 3p6 तक तो सेम है, फिर लिखेंगे अपन 3d6 4s2। इसकी बात करते हैं, इसका होगा आपके 3d कोबाल्ट की बात करें, सॉरी ना, कोबाल्ट का कितना होगा, सही लिखता हूं यार, आपके कोबाल्ट का कितना होगा 3d7 4s2, 27 नंबर का। फिर निकल 28 नंबर पर आता है, तो क्या होगा 3p। देखो ये वाली चीज तो आपको सब में लिखनी है, ये वाली पूरी, बस चेंज इनके अंदर हो रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ। निकल के अंदर क्या होगा 3d8 4s2। अब वापिस कॉपर की बात करते हैं, यहाँ पर भी अपवाद वाला केस है। होना क्या चाहिए था, 3d9 4s2 होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2। पहले तो ये लिखना, पहले मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद में 3d9 और 4s2 ये होना चाहिए था, बट ये नहीं होता। यहाँ पर कितना, यहाँ पर आ जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इस तरह से। और बाकी जिनका वेग भी होता है, यहाँ पर जाएगा 3p6 बनना है, फिर 3d10 और 4s2 ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरना है। अब कैसे भरते मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ये एक बार देख लेना आप। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर ऐसे इसलिए लिखा, यहाँ पर क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये सब तक लिखना है आपको, है ना। और 2 क्रमांक आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, एक तो 24 और एक आपको 29, ये ध्यान रखना है।
इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जितने आने कितने चाहिए थे, यहाँ पर 9 आने चाहिए थे, यहाँ पर 4 आने चाहिए थे। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आपको लिखना आवे तो। और बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज करके लिख रखा है। वो कैसे लिख रखा है, वो ऐसे लिख रखा होगा जैसे स्केडियम का लिख रखा होगा आपके ऑर्गन, फिर लिख रखा होगा 3d1 4s2। इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मतलब ऑर्गन कितने नंबर पर आता है, ये आर्गन जो 18 नंबर पर आता है। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए 19 और ये 2 21 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो ऑर्गन कर। फिर केवल आपको ये लिखना होता है, ये चीजें लिखनी है ना। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते कैसे। वैसे आपको मतलब आपको पता होगा, फिर भी अपन एक बार बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं। तो पहला गुण क्या है, संक्रमण तत्वों के 3D संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जब अब आपको इलेक्ट्रॉन बनना सिखाते हैं तो आप क्या करना, आपकी कॉपी के अंदर कुछ इस तरह से बना लो, 1s, उसके बाद में 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d, और फिर आप लिख लो 6x 6p। मतलब ये आगे चलता जाता है ना, यहाँ पर 5f, यहाँ पर 6d, इस तरह से चलता जाएगा। फिर क्या करना है, इस तरह से एक एरो खींच दो, इस तरह से, इस तरह से एक एरो खींच दो। इसके लिए आप कॉपी की एक एक लाइन छोड़कर करोगे ना तो एकदम सही खींचने आएगी ये वाली। यहाँ पर लिख दो 7s, इस तरह से। ठीक है, और सजाना चाहते हो तो यहाँ पर घोड़ा बना सकते हो आप। वैसे देखो आपने पढ़ रखा होगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते, लेकिन एक बार वापस देख लो, 12वीं के अंदर पढ़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो वापस पढ़ी नहीं, आपने प्रमोट हो गए। इस तरह से, और इनको जोड़ दो इस तरह से, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन बनने हैं, एरो बनाओ इस तरह से, ये बना दिया, और इनको इस तरह से जोड़ देना, ये इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर। ध्यान रखना, एस के अंदर अधिकतम अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। पी के अंदर अपन भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर अपन भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ के अंदर अपन भर सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं। अब मान लो कि आपको कोई परमाणु क्रमांक दे दिया, जैसे 15 दे दिया, कितना दे दिया, 15 दे दिया। मतलब आपको सिंपल आपके क्वेश्चन आता है कि परमाणु क्रमांक 40 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आपको तत्व का नाम नहीं देगा, आपको डायरेक्ट परमाणु क्रमांक दे देगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा। तो जैसे मैं आपको दे रहा हूं कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 15 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो कुछ नहीं करना, आपको इसके अनुसार चलना है। 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरे जाएंगे, 1s के अंदर। ये 1s के अंदर, 1s के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये 2। उसके बाद में देखो एरो किधर जा रहा है, यूं करके वापिस 2s पर आ रहा है, तो फिर लिखो 2s, और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, फिर ये किधर जा रहा है, यूं देखो, यूं जाकर आ रहा है 2p पर आ रहा है, तो 2p, और p के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन। फिर देखो किसके पास में आ रहा है वापिस, 3s के पास में, तो ये 3s, और 3s के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, s के अंदर 2। अब इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हो गए यहाँ पर, 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 3 इलेक्ट्रॉन और कम है। अब अपन किसके पास में जाएंगे, देखो 3s से अपन यू करके जाएंगे 3p के पास में, ये 3p, और p के अंदर अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 6 भर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर 12 तो यहाँ पर ही हो गए, और अपन को बढ़ने कितने, 15 है, तो 3 और बचे हैं, तो आप यहाँ पर 3 और लिख देना। तो 15 का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो इस तरह से करना है। जैसे अपन बात करते हैं अपन बात कर लेते हैं आपके 21 की, किसकी बात करते हैं, 21 की। तो 21 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं। तो देखो पहले कौन सा भरेंगे, 1s, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर 2s के बाद में देखो 2p पे चलना है, 2p6, 2p6 के बाद में 3s2, 3s2 के बाद में 3p, ये 3p6, 3p6 के बाद में देखो 4s, तो 4s2। इलेक्ट्रॉन के लोग कितना हो गए, 2 2 4 6 10, 2 12, 2 16, 12 और 16, 6 आपकी कितना 18, 18 2 20। अब एक इलेक्ट्रॉन और बचा है क्योंकि अपन ने 21 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, यूं देखो यूं जाकर आ रहा है 3D के अंदर, तब 3D के अंदर भरा जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। किसी भी तत्व को आ जाओ, किसी भी तत्व को आपको इसी तरह से लिखना है ना। और इसके अंदर फिर अगर आप इस तरह से आपको परमाणु क्रमांक देते, जैसे 52 दे दिया, 52 दे दिया, तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, इनके अनुसार ही भरोगे। इसके अंदर फिर आपको ध्यान नहीं रखना है कि इसके अंदर कोई अपवाद है या नहीं है। डायरेक्ट आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते जाना है और करना है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ के अंदर अपन 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न बना लेना, अगर नहीं आओ समझ में, और फिर इलेक्ट्रॉन भरना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या भरना है। देखो यहाँ पर भी है ना, मैंने उसके अंदर बता रहा था कि पहले एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके नियम का देखना, एस के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और डी के अंदर बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो ये आपके एक पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अपन अगला वाला करते हैं। अपन सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, वो है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। जैसे आपको पता है सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दान देता है, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो अपन कहते हैं कि सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। जैसे कैल्शियम है, वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 2 होती है ना। लेकिन जो आपके संक्रमण तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे फिक्स नहीं होती है। जैसे अभी अपन ने सोडियम की बात की थी, सोडियम की +1 होती है, कैल्शियम की +2 होती है। लेकिन जो स्कैंडियम जो ये तत्व है आपके संक्रमण तत्व, इनकी फिक्स नहीं होती है। ये +2 भी दर्शा सकते हैं, +3 भी, +4, +5, +6 भी दर्शा सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इनकी अपन क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो जैसे अपन ने बात की, मान लो कि कोई भी आपके संक्रमण तत्व है, ये उसका नाभिक है ना, और इसकी बहुत सारी कक्षाएं हैं। मेन रूप से मैं आपके बात कर रहा हूँ 3D और 4D की। किसकी बात कर रहा हूँ, 3D श्रेणी की बात कर रहा हूँ, है ना। 3D श्रेणी यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में आपको पता है परिवर्तन कहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन कहाँ होता है। एक तो 4s2 के अंदर होता है, ये लास्ट वाला कक्षा होता है आपके 4s वाला, और ये वाला जो कक्षा होती है ये होती है 3D वाली। ये कक्षा कौन सी होगी, 3D वाली होगी, ये 4s वाली होगी, क्योंकि 3D पहला आता है, 4s बाद में आता है। ऐसे बहुत सारी कक्षा है ना, 1s वाली भी है, 2s वाली भी, 2p भी है, लेकिन मेन रूप से अपन बात कर रहे हैं 3D और 4s की बात कर रहे हैं। तो बाहर वाली कक्षा किसकी होती है, s की होती है, और ये वाली कक्षा किसकी होती है, 3D की होती है। तो क्या होता है कि ये दोनों कक्षा इतनी, मतलब ये दोनों कक्षा इतने पास पास में होती है, वो पास में होती है, इतनी पास में होती है कि इनमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। ऊर्जा का अंतर क्या होता है, इनमें बहुत कम होता है। देखो मैं यहाँ पर थ्योरी पूरी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिख रखी है, नोट्स डाउनलोड कर लेना PDF है ना। तो इनमें क्या होता है, 4s और 3 के बीच में जो कक्षा होती है ना, इनकी ऊर्जा बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकलने तो चाहिए थे इसमें से, 4s में से निकलने चाहिए, पाचन कोश में से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए थे। लेकिन क्या होता है कि इससे तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही है, 4s के अंदर तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो साथ साथ में डी के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। क्या होता है, डी के अंदर में से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। फिर इन दोनों के कारण अपन अलग अलग इनकी संयोजकताएं प्राप्त करते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है। तो अगर तुमसे सिंपल सवाल पूछे कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, तो लिखना कि इनके 3D और 4s कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन s कक्षक में तो निकलते साथ में d कक्षक से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, ठीक है। ये आपको लिखना है। अब इनकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होगी एग्जाम के अंदर भी और अभी भी लिखनी होगी। देखो 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं, 3D श्रेणी यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो कौन कौन से तत्व होते हैं आपके, साइंस टीचर वृता कृपनानी मत फे को नी क्यों चलती हो, इस तरह से। तो देखो पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूं मैं यहाँ के। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सिंपल लिख रहा हूं मैं, 3D1 4s2। इसका होता है 2 4s, मतलब ये एस का ना बात, ये 3D, यहाँ पर 3D है, 3D और 4s। अब मैं ये लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये 2, यहाँ पर होता है
3 2, यहाँ पर क्या होता है 5 5 2, फिर यहाँ क्या होता है 5s2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2, इसी प्रकार 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, फिर 3d10 4s1 और यहाँ पर होता है आपके 3d10 4s2। मतलब देखो यहाँ पर डी के आगे कितना 3 है, 3 है, 3 है, 3 3, इसके भी 3 है और एस के आगे कितना है 4 है। भाई ये बस आप ध्यान रखना, बोर्ड छोटा इसलिए ना ऐसे लिखना पड़ रहा है। ये आपके 4, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाकी एक मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाले, क्योंकि वो नाभिक के वो ज्यादा पास में होते उनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। इलेक्ट्रॉन किन से निकलते 3d से निकलेंगे और 4s से निकलेंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो स्टेडियम होती है ना, इसकी ऑक्सीजन अवस्था होती है केवल +3। कितनी होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है केवल +3। क्यों होती है +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि ध्यान रखना कि इसमें से जब स्टेडियम में से क्या होता है कि तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही साथ में निकलते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन एक ही साथ में निकलते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग निकलते। ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही साथ में निकलते हैं, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ में त्यागता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +3 होती है। अब इसकी बात करते हैं टाइटेनियम की। तो देखो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4 है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी दर्शाता है वो देखना। पहले दर्शाता है ये +2 भी दर्शा सकता है, +3 और +4। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा सकता है। इसकी बात करते तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दर्शाता है +2 +3 +4 +5, इस तरह से दर्शाता है। क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम के अंदर एक चीज देखना, यहाँ पर अपने यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये ऑक्सीडेशन कहां से स्टार्ट हो रही है 2 से स्टार्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पर कितना है 1 है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से स्टार्ट होगी। किससे +1 से। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मैंगनीज की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 7 है, 7 है ना, तो 7 तक दर्शाएगा। लेकिन स्टार्ट कहां से होगी +2 से, क्योंकि इसकी यहाँ पर इसके बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो अपन 1 लिखते हैं ना। तो अब देखो +2 +3 +4 +5 +6 और +7, मतलब ये जितने लिख रहा हूं ना, मतलब मैंगनीज कितनी ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है +2 भी दर्शाता है, +3 भी दर्शाता है, +4 +5 +6 +7 भी दर्शाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हुए परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। कौन सी परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। इसका मतलब +2 +3 +4 +6 +7 +8 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना 3d6, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। ये डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ये 6ठा इलेक्ट्रॉन। तो अब डी के अंदर जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया युग्मन हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है फिर वो क्या करता है ऑक्सीजन अवस्था में भाग नहीं लेता है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, इसके इस डी में से कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे जो एकमित है। और एकमित कितने हैं देखो 1 2 3 4, टोटल आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 और 2 इलेक्ट्रॉन ही है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो ये दर्शाता है आपके +2 +3 +4 +5 +6। ये +6 का फंडा समझ में आ गया ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते क्योंकि ये युग्मित अवस्था में होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये और 2 इलेक्ट्रॉन ही है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसकी भी बात करते हैं। अब देखो D7 की बात करते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा एक और इलेक्ट्रॉन 7 आ जाएगा, 6 तो ये थे 7 ये हो जाएगा। तो कितने ये इलेक्ट्रॉन कितने बचे 3 और 2 ये बचे, टोटल कितने हो गए 5। तो ये आपके हो जाएंगे +2 +3 +4 +5 इस तरह से। फिर निकल की बात करते हैं, यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 8, 1 इलेक्ट्रॉन और युग्मित हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन ये बचे और 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 4 है ना। तो +2 +3 +4 कौन दर्शाता है निकल दर्शाता है। कॉपर के अंदर देखो, कॉपर के अंदर सबसे पहला फंडा तो ये है कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये ध्यान रखना 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है +1 और +2, ये 2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है +1 और +2। कॉपर की ध्यान रख लेना +1 +2 और जिंक हमें केवल +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है।
समझ गए? तो देखो एक ही मतलब इनके एक ही तत्व कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, इसलिए अपन बोलते हैं प्रतिनिधिशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी, अगर आपके एग्जाम के अंदर ये आता है ऑक्सीकरण अवस्था, तो पहले थ्योरी लिखनी और फिर ये वाला भी करके बताना है, ठीक है। और सवाल पूछ लेता है कि स्केडियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, ध्यान रखना केवल +3 होती है, ये भी आपके सवाल आ सकता है। इस तरह से प्रतिनिधिशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब आप एक और यहाँ से सीधा सवाल पूछ सकता है कि 3D श्रेणी में, किसमें 3D श्रेणी में किस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा होती है? तो देखो किसकी सबसे ज्यादा, +7 किसकी सबसे ज्यादा है, मैंगनीज की सबसे ज्यादा है। किसकी ज्यादा है, मैंगनीज की सबसे ज्यादा है ना। यहाँ पर देखो पहले क्या हो रही थी, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। और फिर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रही है, देखो घट रही है, यहां से बढ़ रही थी यहां से घट रही है ना, ये हो गया। अब क्या होता है आपके, जैसे एक सवाल तो मैंने बता दिया कि किसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती थी, +7 की। अब आप क्या ना, एक सवाल पूछा जाता है, आपको क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे 3-4 कंपाउंड दे देते हैं और उनसे पहले उनकी ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जाती है, फिर उनसे पूछा जाता है कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा आपका उदासीन है। इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाता है डेट नंबर में। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था +1 +2 आ गई, ये +3 +4 +5 +6 और +7। अभी अपन ने बात की 3D श्रेणी के अंदर 1 से लेकर 7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो अगर किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था +1 +2 आ गई तो लिखना कि ये क्षारीय है, इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, क्षारीय होगी। अगर 3 4 5 आ गई तो लिखना ये इसकी प्रवृत्ति कौन सी होगी, उदासीन होगी। और अगर +6 +7 आ गया तो लिखना अम्लीय होती है। कौन सी प्रवृत्ति होती है, अम्लीय प्रवृत्ति होती है। अब आपके एक सवाल है वो मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे CrO Cr2O3 CrO4 और O4 नहीं है, CrO2 और CrO4, ये आपके सवाल आया हुआ है ना। तो देखो एक तो आपके इनमें ये सवाल लेकर आपसे पूछता है कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा उदासीन और कौन सा क्षारीय, इस तरह से आपसे पूछता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। किसकी निकालोगे, क्रोमियम की निकालोगी। किसकी, क्रोमियम की, क्योंकि ध्यान रखना ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2 होती है। तो अगर आपसे इनको पूछे ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, तो मान लो क्रोमियम की निकालनी है, तो क्रोमियम को मान लो x, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, यहाँ पर -2 करके इसको 0 के बराबर कर दो, x = कितना है, +2 आया। मतलब क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर कितनी है, +2 है। अगर यहाँ पर बात करें तो देखो, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम 2 है तो अपन 2x माइनस ऑक्सीजन की 1 की 2 होती है, तो यहाँ पर 3 की कितनी हो जाएगी, 6, इसको 0 के बराबर कर दो, तो 2x = 6, x = 3। मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 3 है। अगर आप यहाँ पर निकालोगे तो इसको x और इसकी हो जाएगी 4, क्योंकि ऑक्सीजन की 1 की कितनी होती है, 2 होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 2 तो 4, तो x = यहाँ पर कितना हो गया, 4। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 4 हो गई। फिर इसकी बात करते हैं क्रोमियम, और इसकी यहाँ पर 4 है, तो देखो इसको x मान लो, -2 × 4, मतलब 2 × 4 क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन की 1 की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 2, 4, इसलिए 4 से गुणा कराकर लिख रहे हैं। तो x = आपके आएगा 8, सॉरी यहाँ पर 3 लिखो, गलती होगी, यहाँ पर 3, और यहाँ पर आपका आएगा 6, कितना आएगा 6, क्योंकि क्रोमियम लगभग 6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +6 आई। तो अब देखो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +2 +3 +4 +6, तो आप बता सकते हो कौन सा अम्लीय, कौन सा क्षारीय है, कौन सा उदासीन है। देखो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है, जैसे +2 है, ये क्षारीय है, +3 +4 क्या होगा, उदासीन होगा, और ये क्या होगा आपके 6 तो अम्लीय होगा। इस तरह से आपको बताना होता है। मतलब CrO क्षारीय है, Cr2O3 CrO2 उदासीन है, CrO3 क्या है, अम्लीय है। तो ये आपके एक और पॉइंट खत्म हो गया ऑक्सीकरण अवस्था का। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरा गुण, वो गुण है परमाणु आकार। मतलब जो संक्रमण श्रेणी है उसके अंदर भी जो आपकी तीसरी श्रेणी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, उसके अपन को आकार पढ़ना है ना, तो उनका आकार कैसे बढ़ता है घटता है। तो वैसे तो आपको पता है कि आवर्त सारणी के अंदर अपन, आवर्त सारणी के अंदर जब बाएं से दाएं चलते हैं, मतलब ऐसे चलते हैं अपन, यूं चलते हैं, तो आकार क्या होता है, आकार कम होता है, आकार कम होता है। और ऊपर से नीचे चलते ऐसे वर्ग में बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है,
सॉरी आवर्त में से बाहर से दाएं चलते तो आकार क्या होता है, कम होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है, आकार बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है भाई। अगर अपन ऐसे चलते हैं, बाएं से दाएं चलते तो आकार क्या होगा, कम होता है, और ऊपर से नीचे चलते तो आकार बढ़ता है। इसके लिए इसका क्या रीजन है, तो इसका अपन दो रीजन देते हैं। आकार कम होता है उसके लिए अपन रीजन देते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और अगर आकार बढ़ता है तो अपन कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। तो देखो होता क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। फिर अपन मेन अपन जो टॉपिक वो करेंगे। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण। देखो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण या अट्रैक्शन क्या होता है। नाभिक के अंदर आपको पता है क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो प्लस और माइनस पर क्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण होने के कारण क्या होता है, आकार कम हो जाता है। जैसे देखो अपन लिख रहे जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। इस तरह से और आगे भी चल सकते हैं, लेकिन इसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन ये नाभिक और ये इसकी पहली कक्षा। हाइड्रोजन का परमाणु इसका 1, ये 2, 3, 4, 5 इस तरह से। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इसके अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 1 प्रोटॉन है। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है। हीलियम की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब नाभिक कितने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करा, 2 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करा। लिथियम की बात करते हैं, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। मतलब पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर अगली वाली कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 3, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इन 3 इलेक्ट्रॉनों को कौन आकर्षित करता है, ये आपके कौन आकर्षित कर रहा है, लिथियम आकर्षित, मतलब ये नाभिक आकर्षित करता है। बेरिलियम की बात करते हैं तो देखो ये आपके नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर वापिस 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, और दूसरी कक्षा के अंदर कितने भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। लेकिन अपने पास में 2 है तो 2 ही लिखेंगे। तो इसके अंदर कितना, ये जो नाभिक होगा इनको आकर्षित करेगा। मतलब जैसे जैसे आप इधर चलते जा रहे हो तो क्या होती जा रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप चलते जा रहे हो, बाएं से दाएं जा रहे हो, तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे आकर्षण भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। इसमें आकर्षण ज्यादा होगा, नाभिक में। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा, आकर्षण भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश का सिंपल सा मतलब है, ये जो नाभिक है, ये जो नाभिक है, नाभिक और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, प्रबल आकर्षण होता है। तो आकर्षण होता है तो ये नाभिक क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। मतलब आकार होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, आकार इतना होना चाहिए था, लेकिन क्या करता है, ये नाभिक इलेक्ट्रॉनों को खींचता है और अपने पास में लाता है। होना इतना चाहिए था, लेकिन खींचता है तो आकार इनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करता है, आकार को कम करता है। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो क्या होगा, आपके क्या होगा, आकार कम होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं परिरक्षण प्रभाव की। तो देखो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। परिरक्षण प्रभाव के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। परिरक्षण प्रभाव, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। मतलब यहाँ पर तो नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण हो रहा था, आकर्षण हो रहा था मतलब उसको खींच रहा था, आकार छोटा हो रहा था। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करता है, पास में नहीं आने देता। मतलब पास में आते दिए क्या करते, दोनों एक दूसरे को धक्का देते इस तरह से, और आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार क्या होता है, बढ़ता है, आकार बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण आकार कम होता है, ये बात ध्यान रखनी है ना। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं है ली ना के है ली ना के, इन तीनों की अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं लिथियम की बात करता हूँ। लिथियम 3 नंबर पर आता है, ये 11 नंबर पर, ये 19 नंबर पर आता है। ठीक है, लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अभी लिख दिया है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से।
यहाँ पर सोडियम के अंदर कितने 11 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और बाद में कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो होता क्या है कि देखो नाभिक इन सब इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण होता है, ये नाभिक इन सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, आकर्षित करता है, अपने पास बुलाने की पूरी कोशिश करता है। पर होता क्या, जो देखो इधर जैसे ये इलेक्ट्रॉन, जैसे बाद में कोश के अंदर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ही है, इसके अंदर भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। पर जब इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे मतलब होने पास में जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन दूर जाते, मान लो यहाँ पर आ जाते हैं, तो आकार क्या हो जाता है, इतना बढ़ जाता है। देखो आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आकार की अगर अपन कहते हैं तो किसे कहते हैं, नाभिक और बाध्यम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की मध्य की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का दुगना निकालेंगे तो अपने आकार आ जाएगा। तो होता है क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा तो आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपको मोटे मोटे तौर पे 2 बातें ध्यान रखनी है कि परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण करता है, जिसके कारण आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है। प्रभावी नाभ के आवेश क्या करता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण होता है, आकर्षण होने के कारण क्या होता है, आकार कम हो जाता है। हाँ ये बात ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, अपन को तब बताना है कि वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इनमें क्या होगा। तो देखो इनमें क्या होगा, इनमें क्या होता है कि प्रयोगों से देखा गया है, प्रयोगों से नहीं मैं बता दूंगा, रीजन भी क्या है कि आकार जो होता है, त्रिज्या मतलब इनका देखना आकार कैसे होता है, इस तरह से आकार होता है इनका। स्केडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, देखो ये मैंने आकार का ऑर्डर बनाया। आकार देखो ये क्या हो रहा है, पहले कम होता है, पहले कम होता है, फिर और कम होता है, और फिर एकदम बढ़ता है। ये आप किसका जो ग्राफ बनाया ना, ये आकार का ग्राफ बनाया। पहले क्या होता है, आकार कम हो रहा है, देखो पहले आकार कम हो रहा है, फिर ये और कम होता है थोड़ा सा धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लगभग लगभग देखो ज्यादा कम नहीं होता, तो अपन कहते हैं कि ये एक समान होता है। और यहाँ पर वापस देखो आकार क्या होता है, एकदम बढ़ता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर भी आकार कम हो रहा है इतना, यहाँ से आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन देखो इतना कम नहीं हो रहा है। यहाँ पर एकदम कितना कम हो रहा था, यहाँ पर एकदम अपन कहते हैं कि ये स्थिर है, और फिर एकदम आकार बढ़ रहा है। तो इसके अंदर 3 चीजें देखो, 3D श्रेणी के अंदर 3 चीजें, स्केडियम से क्रोमियम तक, फिर क्रोमियम से निकल तक, और निकल से जिंक तक। स्केडियम से क्रोमियम, क्रोमियम से निकल, और निकल से जिंक तक। यहाँ पर क्या हो रहा है, आकार कम हो रहा है। क्या हो रहा है, आकार कम हो रहा है, आकार कम हो रहा है, आकार कम हो रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है, आकार कम हो रहा है, हो रहा है। लेकिन देखो इनका आकार लगभग लगभग समान, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा ही कम हो गया, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि स्थिर है ना। और फिर देखो एकदम आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो निकल से लेकर जिंक तक क्या होता है, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, पहले तो स्केडियम से लेकर क्रोमियम तक तो आकार कम हो रहा है, फिर आकार कम हो रहा है, लेकिन लगभग लगभग स्थिर है, और फिर आकार बढ़ रहा है। तो इसका रीजन ये है कि स्केडियम से लेकर क्रोमियम तक, स्केडियम से लेकर क्रोमियम तक क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव या पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है, किससे, परिरक्षण प्रभाव से। सुनना, स्केडियम से क्रोमियम तक क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है, किससे, परिरक्षण प्रभाव से। प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है परिरक्षण प्रभाव से, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करता है, अभी अपन ने बात की, आकार को कम करता है, और इसका ही मान ज्यादा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, आकार कम होता है। फिर है यहाँ पर क्रोमियम से निकल तक क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग बराबर होता है
परिरक्षण प्रभाव के, किसके? परिरक्षण प्रभाव के। यहां पर क्या होता है, क्रोमियम से लेकर निकल तक क्या होते हैं, ये दोनों प्रभाव क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, लगभग लगभग बराबर होते हैं। तो इनके आकार में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, कम तो होता है लेकिन इतना कम नहीं होता है ना। तो यहाँ पर प्रभावी नाभिक के आवेश और परीक्षण प्रभाव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। फिर होता है निकल से लेकर जिंक तक। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है, किससे? प्रभावी नाभिक के आवेश से, प्रभावी नाभिक के आवेश से, प्रभावी नाभिक के आवेश से। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है तो आकार कम होगा, और सॉरी प्रभावी नाभिक के आवेश, प्रभावी नाभिक के आवेश ज्यादा है, वापिस सुनना, प्रभावी नाभिक के आवेश ज्यादा है तो आकार क्या होगा, कम होगा। और अगर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है तो आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब इनमें देखा गया तो स्केडियम से लेकर क्रोमियम तक देखा गया कि प्रभावी नाभिक के आवेश का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान ज्यादा होगा तो आकार क्या होगा, कम होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा आकार कम हो रहा है। फिर क्रोमियम से लेकर ये निकल तक या मैग्नीज से लेकर निकल तक, जो भी लिखो, क्रोमियम से लेकर निकल तक लिख देना। क्या होता है, प्रभावी नाभिक के आवेश और परिरक्षण प्रभाव बराबर होते हैं, पूरे तो बराबर नहीं होते लेकिन लगभग लगभग बराबर होते हैं, इसलिए इनके आकार में देखो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं, प्रभाव बराबर होते हैं। फिर निकल से जिंक तक देखा गया तो क्या होता है कि आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है। कौन सा प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है, और अगर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा तो आपको पता है आकार बड़ा होगा। तो ये आपके एक इंपोर्टेंट पॉइंट था, आपके एग्जाम में आ सकता है कि 3D श्रेणी के परमाणुक आकार को समझाइए। अगर परमाणुक आकार नहीं आएगा तो आपको लिखा आएगा त्रिज्या को समझाओ, त्रिज्या नहीं लिखा आएगा तो सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या ऐसे लिखा आएगा। तो आपको ये कर कर बताना है, ठीक है, ऐसे ही नहीं छोड़ना इनको। इनके अंदर थ्योरी है जो मैंने लिख रखी है, आप एक बार PDF नोट से जरूर देख लेना, ठीक है। अब अपन इसी से अगला पॉइंट कर लेते हैं। अगला पॉइंट जैसे आपके ये हो गया, कौन सा हो गया, आपके परमाणु आकार कंप्लीट हो गया। अब जो आपके अगला पॉइंट है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, वो है आपके चौथा पॉइंट, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, जो भी आप लिखना चाहो, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी। तो पहले अपन बात कर लेते हैं आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सिंपल सी अपने एक परिभाषा पढ़ रखी है कि किसी युग्मित गैसीय परमाणु के बाध्यम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। साफ साफ शब्दों में बोले तो किसी परमाणु के बाध्यम कोश में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे अपन आयनन ऊर्जा कहते हैं। समझ गए, किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु के बाध्यम कोश में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे अपन आयनन ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो अब आयनन ऊर्जा कहते हैं, ये तो समझ गए। आयनन ऊर्जा ध्यान रखना कि समानुपाती होती है। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा समानुपाती होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश के, प्रभावी नाभिकीय आवेश के, है ना। इसके समानुपाती होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश के, मतलब जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा उसकी आयनन ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा उसकी आयनन ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश के अंदर क्या होता है, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। किसमें होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में। अब देखो, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य अगर आकर्षण है, मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे हुए हैं, तो उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा भी तो ज्यादा देनी होगी, उसमें निकालने के लिए ऊर्जा भी क्या होनी होगी, ज्यादा देनी होगी। मतलब मान लो कि कोई दो पक्के दोस्त हैं तो उनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। सेम फंडा यहाँ पर ही है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण अगर तेज होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक से बंधे रहते हैं। भाई जैसे ये आपके कोई है, मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, अगर इनके बीच में क्या है, आकर्षण तेज है, आकर्षण बहुत ज्यादा है इनके बीच में, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण ज्यादा है, तो क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपन को ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ती है, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ती है। और जो ऊर्जा देते हैं उसे तो अपन आयनन ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि अगर इनके बीच में, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज्यादा आकर्षण होगा, जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, उसकी आयनन ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी।
तो इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको जैसे अपन इसके अंदर ही लिख रखा है स्केलियम से क्रोमियम तक आकार कम होता है क्योंकि प्रभावी नाप के आवेश बढ़ता है। फिर प्रभावी नाप के आवेश ये वाला लिख रखा है, तो जहां पर प्रभावी नाप के आवेश बढ़ता है वहां पर आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है। क्या होती है? आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है। तो देखो ग्राफ कम हुआ, मतलब पहले आकार घटा, यहाँ पर भी आकार लगभग थोड़ा सा घटता है लेकिन सेम रहता है, और फिर आकार एकदम बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? प्रभावी नाप के आवेश ज्यादा होता है। यहाँ पर भी प्रभावी नाप के आवेश परीक्षण प्रभाव की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन अपन उनको बराबर मान लेते हैं। तो ध्यान रखना, यहां से लेकर यहां तक, स्केडियम से लेकर निकल तक क्या होता है? आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है, आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है। और फिर यहां से लेकर यहां तक क्या होती है? ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम होती है ना। तो अगर आपको देखो लिखने की तो आपको कोई टेंशन लेनी नहीं, मैंने इसको पूरा लिखा रखा है, बस समझना आपको कि अगर आकार कम हो रहा है, मतलब आकार कम, प्रभावी नाप के आवेश क्या करता है? आकार कम ही तो कम करता है, मतलब जितना ज्यादा प्रभावी नाप के आवेश होगा आकार उतना कम होगा, और आयनन ऊर्जा भी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। तो देखो स्केडियम से लेकर निकल तक क्या हो रहा है? आकार देखो, आप ग्राफ से देख सकते हो कि आकार क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है, आकार कम हो रहा है, मतलब प्रभावी नाप के आवेश ज्यादा हो रहा है, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब स्केडियम से लेकर निकल तक आयनन ऊर्जा पहले बढ़ती है, और फिर कॉपर से लेकर जिंक तक आयनन ऊर्जा कम होती है। तो अगर ये आ जाओ 3D श्रेणी का, तो सिंपल से आपको लिखना है कि 3D श्रेणी के अंदर स्केडियम से लेकर निकल तक आयनन ऊर्जा का मान पहले बढ़ता है, और फिर आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। रीजन आ जाओ तो लिख देना कि प्रभावी नाप के आवेश का मान ज्यादा होता है ना। तो ये आपकी चौथा पॉइंट भी हो गया आयनन ऊर्जा। बस आयनन ऊर्जा के अंदर आपको माइंड में ध्यान रखना, आयनन ऊर्जा समानुपाती होती है प्रभावी नाप के आवेश के। प्रभावी नाप के आवेश जितना ज्यादा होगा आयनन ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, पांचवा जो गुण है वो पड़ता है आपके चुंबकीय गुण। कौन सा है? ये पांचवा पॉइंट है चुंबकीय गुण, इनके बारे में बताना है। तो संक्रमण जो तत्व होते हैं ना, उनके चुंबकीय गुण के बारे में आपको एक लाइन लिखनी होती है कि ज्यादातर संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। कौन सी प्रवृत्ति दर्शाते हैं? अनुचुंबकीय प्रवृत्ति। देखो क्या होता है चुंबकीय गुण के अंदर, क्या होती है? दो प्रवृत्ति होती है, एक तो अनुचुंबकीय और एक होती है प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब क्या होता है कि यदि किसी संकरण तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी प्रवृत्ति कौन सी होगी? उसका चुंबकीय गुण कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। अगर किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, या किसी भी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी? अनुचुंबकीय होगी। और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन? युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी प्रवृत्ति कौन सी होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय होगी, और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय होगी। ठीक है, अब देखो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को अपन कैसे बताते हैं। जैसे देख लो अनुचुंबकीय की अपन बात करते हैं। अनुचुंबकीय का उदाहरण ले लो, जैसे आपके पास में मान लो मैग्नीज है, मैग्नीज के बादम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? D5 है ना, 3D5 होते हैं बादम कोष के अंदर। मतलब ये क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो D5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। तो अब देखो आप कैसे लिखोगे? ये 5 इलेक्ट्रॉन, 5 कक्षक, डी के 5 कक्षक को पहले 5 कक्षक बना लो, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो देखो इसके पास में जितने भी इलेक्ट्रॉन सब के अयुग्मित है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित नहीं है, तो ये कौन सा होगा? अनुचुंबकीय। और देख लो जैसे मान लो आपकी चार्ज लगाओ भी आ सकता है, जैसे आपके ना क्रोमियम +1 दे रखा, मानना क्रोमियम +1 दे रखा, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? यहां पर भी आप ऐसा करना +2 लिख दो। क्रोमियम +1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3D5 4s1, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। 3D5 4s1। +1 का मतलब होता है कि जितने प्लस हो उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो। मतलब यहाँ पर एक प्लस है तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब D5 बचा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। मान लो जैसे निकल +2 है, निकल +2 है, तो निकल +2 का लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3D8 4s2। तो यहाँ पर देखो +2 चार्ज है, तो ये लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहले डी के कितने कक्षक बनाओगे? 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8।
देखो इसके पास में एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास में एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन 2 है, कितने हैं 2, और एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन को अपन n से दर्शाते हैं, किससे n से। तो यहाँ पर एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है। बाकी तो देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन युग्मित है युग्मित है युग्मित है। एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5। तो इनको तो बोलते हैं अपन अनुचुंबकीय, और प्रतिचुंबकीय किसे बोलते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्मित हो। सिंपल सी बात है, प्रति चुंबकीय। जैसे देखो जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d10 4s2, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2 है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बचा 3d10। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनने, 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो डी के अंदर अपने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। तो अब देखो किसी इसके पास में एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। देखो ये भी युग्मित, ये भी युग्मित, युग्मित युग्मित युग्मित। तो n इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 0 है, मतलब एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए n इक्वल टू 0, इसलिए इसकी प्रवृत्ति कौन सी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। ठीक है, तो देखो डी ब्लॉक के, मैं कह रहा हूं जो डी ब्लॉक के ज्यादातर तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। इसलिए क्या होता है, जब ये अनुचुंबकीय होते हैं तो अपने इनसे क्या निकालते हैं, एक चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। उसका सूत्र भी देख लो। जब अनुचुंबकीय होता है ना तो एक चुंबकीय आघूर्ण निकलता है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण इसको म्यू से दर्शाते हैं। म्यू इक्वल टू होता है रूट एन एन प्लस 2, रूट एन एन प्लस 2, जहां पर एन क्या होता है, एन होता है आपके एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन ए युग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या। एन क्या होता है आपके एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे देखना मैं आपकी जैसा बढ़ रहा हूं, मैं आपकी D3 है ना, एक एग्जांपल मान लेना, कोई इलेक्ट्रॉन है D3 है ना, तो इसके अंदर पहले डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। ठीक है, देखो 1 2 3, ये 3 है, तो n इक्वल टू कितना होगा 3। अब ये सूत्र में लिखो, तो म्यू इक्वल टू कितना आएगा, रूट एन की जगह कितना लिखना अपन को, एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, देखो रूट 3 और ये 5, ये हो गया आपके 15, मतलब 3 को 5 से गुणा कराना है ना, 15, तो 15 और 15 का रूट क्या होता है, 15 का रूट आपका होगा 3.9, मान लो 3.9 कितना होगा 3.9, इसका क्या होगा आंसर होगा चुंबकीय आघूर्ण। D3 का चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा 3.9। मान लो इसी तरह आपके जैसे D9 है, कितना है D9। तो देखो पहले तो D के 5 कक्षक बनाओ, आपको ये तो पता है ना D के 5 कक्षक होते हैं, डी के 5 कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है, जिन्हें समरंस कक्षक कहा जाता है। ये आप CFT के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, अभी कितने इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके अंदर एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन कितना बचा, केवल एक बचा, तो n इक्वल टू कितना हो गया 1। चुंबकीय आघूर्ण म्यू इक्वल टू क्या होगा, n की जगह कितना लिखोगे 1, n की जगह कितना लिखोगे 1 प्लस 2। तो देखो इनको करोगे तो 1 प्लस 2 ये 3, तो रूट 3 और 3 का आता है आपके 3 का कितना आएगा, ये आएगा आपके 2.89 इसी समथिंग आएगा ना। तो इस तरह से आपको इनको क्या निकालना पड़ेगा, चुंबकीय आघूर्ण निकालना पड़ेगा। भले आपसे ये नहीं निकाल रहा तो रूट तक तो करके छोड़ देना है ना। तो इस तरह से आपके चुंबकीय गुण आते हैं। ठीक है, करते हैं संक्रमण संकुलों के, जो संक्रमण तत्वों के संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों संक्रमण तत्व संकुल निर्माण की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। क्वेश्चन आता है आपके, सुनना, क्यों संक्रमण तत्व संकुल निर्माण की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। तो ये 3 कारण होते हैं। पहला कारण कौन सा है कि इनके धनायनों का आकार छोटा होता है, मतलब जो संक्रमण तत्व होते हैं इनके धनायनों का आकार छोटा होता है और इन पर धनावेश का मान अधिक होता है। मतलब देखो कहना क्या चाह रहा है, धनायनों का आकार छोटा होता है। आपको पता है जैसे ना मैग्नीज +2 भी दर्शाता है, +3 भी दर्शाता है, ऐसे +7 तक दर्शाता है। तो ध्यान रखना, जितना अगर किसी परमाणु के ऊपर जितना ज्यादा प्लस चार्ज है उसका आकार उतना ही छोटा होता है। देखो सिंपल मैग्नीज होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d5
4s2, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब अगर इसके ऊपर +2 चार्ज लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि अपन को इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को कम करना है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना रह गया, 5 रह गया। मतलब पहले जब 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। पहले कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन, अब कितने रह गए, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं Mn के अंदर, Mn में जैसे ये आपके नाभिक है और ये आपके बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान रखना इसमें नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन ये 25 नंबर पर आता है जिसके अंदर 25 प्रोटॉन है। कितने हैं प्रोटॉन है, 25 प्रोटॉन। 25 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉनों को बहुत जोर से आकर्षित करेंगे, ठीक है। मतलब ये आकर्षित करेंगे तो क्या होगा, आकार क्या होगा, छोटा होगा। जैसे Mn+3 की बात करते हैं, Mn+3 की बात करते हैं तो अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कम करने। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से कम हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d4 होंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4 ही रह गए। तो देखो 25 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉनों को अच्छी तरह से आकर्षित करेंगे तो आकार क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। जैसे M+7 की बात कर लेते हैं, M+7 के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रह गए नहीं, मतलब मान लो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। M+7 पर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। मतलब इसमें देखो 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना बचेगा, 0 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो 3 अपना ये पढ़ते हैं 3d और 4s, ये कक्षा ही उसके हट जाएगी तो आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आकार बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होता है आकार उतना ही कम होता है। जितना ज्यादा प्लस चार्ज जितना ज्यादा होता है आकार उतना ही कम होता है, ये बात ध्यान रख लेना। तो पहला पॉइंट ये लिख रखा है कि धनायनों का आकार छोटा होता है वह धनायन से अधिक होता है। दूसरा होता है कि प्रतुनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाती है, जैसे अपन ने अभी लिखा Mn+2 Mn+3+7 इस तरह से। और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इनके पास में रिक्त N-1 D NS और NP कक्षक होते हैं जो संकृत होकर नए कक्षक बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये कक्षक होते हैं ना, ये संकरण तत्वों के, इनके पास में खाली कक्षक पाए जाते हैं। कौन से कक्षक पाए जाते हैं, खाली D कक्षक पाए जाते हैं या S कक्षक P कक्षक पाए जाते हैं। और खाली आपको पता है जो खाली कक्षक होते हैं वो दूसरों के साथ में अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये संकुल निर्माण की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। अपन संकुल निर्माण किसे कहते हैं, वैसे ये आपके चैप्टर है, सेकंड यूनिट का चैप्टर है उपशेष यौगिक, उसको भी अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। देखो संकुल क्या होता है, जैसे Fe(CN6), इसे अपन बोलते हैं संकुल। यहाँ पर Fe क्या, देखो Fe आ रहा है ना, इसे अपन बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, और इसको अपन बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये जो CN क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दान देता है, ये इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान देता है। मतलब साइनाइड क्या करता है, Fe को इलेक्ट्रॉन देता है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, संकुल बोलते हैं। तो देखो इस संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु क्या, Fe जो संक्रमण धातु का है। और देख लो जैसे TiH2O6, ऐसे बहुत सारे हैं ना, मैं तो वो 1-2 लिख रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे संकुल उपशेष यौगिक में अपन पढ़ेंगे। तो टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन इसका नाम होता है। तो देखो ये टाइटेनियम, ये भी क्या आपके संक्रमण तत्व है। तो इस तरह से संकुल निर्माण की प्रवृत्ति क्यों दर्शाते हैं, तो आपको ये 3 कारण लिखने होते हैं। क्या आगे अपन पढ़ने वाला है कि मतलब जो संकुल बनाते हैं ना उसके लिए 2 कंडीशन होती है। संकुल निर्माण के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि धनावेश का मान बहुत ज्यादा होना, मतलब धनावेश का मान ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनावेश ज्यादा होना चाहिए और आकार क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये संकुल निर्माण, जब संकुल बनाते हैं उनकी कंडीशन है संकुल निर्माण के लिए कि धनावेश का मान ज्यादा होना चाहिए, आकार कम होना चाहिए। ये हो गया आपके संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। अब आगे नेक्स्ट करते हैं, अब अपन पढ़ते हैं उत्प्रेरकीय गुण। संक्रमण धातु, जो संक्रमण धातु होते हैं उनके उत्प्रेरकीय गुण। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं क्यों। तो इसका सिंपल सा एक आंसर होता है कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं क्योंकि इनमें ए युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है, ए युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और दूसरा होता है कि इनके पास खाली कक्षक होते हैं, खाली डी कक्षक होते हैं। ये 2 गुण होते हैं संक्रमण तत्वों में। एक तो क्या होता है, इनके पास में एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अपन ने बात कर ली एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और दूसरा होता है इनके पास में खाली डी कक्षक होते हैं, रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं उनके पास में। तो रिक्त डी कक्षक क्या करते हैं, एक तरह से वो बंध बढ़ाने का काम करते हैं दूसरे तत्वों के साथ में। तो आपको क्या 2 पॉइंट ध्यान रखना है, एक तो एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और खाली डी कक्षक होते हैं, इसलिए कौन से गुण दर्शाते हैं,
उत्प्रेरक के गुण दर्शाते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, उस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मतलब कोई अभिक्रिया मान लो 5 मिनट में हो रही थी और आपने उसके अंदर कोई उत्प्रेरक डाल दिया तो वो अभिक्रिया 2 मिनट के अंदर हो जाती है। मतलब उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन बात करते हैं कि इसके अंदर संक्रमण धातु कैसे करते हैं, तो जैसे आपने पढ़ रखा होगा एक वनस्पति तेल, वनस्पति तेल जो कि क्या होता है? असंपृक्त होता है, असंपृक्त होता है। यानी असंपृक्त का मतलब होता है इनमें वनस्पति तेल के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? डबल बॉन्ड। अपन क्या करते हैं? इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये ध्यान रखना, ये निकल क्या उत्प्रेरक है और ये निकल क्या है? संक्रमण धातु। अभी अपन ने पढ़ा था 3D श्रेणी का। तो जब निकल की उपस्थिति में वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो आपको पता है वनस्पति घी बनता है, वनस्पति घी बनता है। तेल और घी में क्या फर्क है? ध्यान रखना, तेल असंपृक्त होता है, मतलब तेल के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और इसके अंदर क्या होता है? ये संपृक्त होता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर क्या पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये ध्यान रखना। असंपृक्त का मतलब समझ गया ना? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो इससे अपन संपृक्त बोलते हैं, और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इससे अपन क्या बोलते हैं? असंपृक्त बोलते हैं, है ना? एक ही हो गया। और आपने पढ़ा होगा जैसे ऑर्गेनिक के अंदर आप पढ़ते हो कि मान लो कार्बन CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका अपन क्या करवाते हैं? निकल PD या PT की उपस्थिति में क्या करवाते हैं? अपचयन करवाते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH निकल PT की उपस्थिति में क्या करवाते हैं? अपचयन करवाते हैं। तो क्या बनता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ट्रिपल बॉन्ड से क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। और जब इसकी वापस अभिक्रिया करवाते हैं निकल PT की उपस्थिति में तो क्या बनता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनता है। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता है। स्टार्ट करते हैं। 8वां पॉइंट है अपने संक्रमण तत्वों के रंग व स्पेक्ट्रा की व्याख्या। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा है। संक्रमण तत्वों के रंग व स्पेक्ट्रा की व्याख्या क्या होता है ना कि जो भी संक्रमण तत्व होते हैं ना उनके जो संकुल होते हैं ना वो अपन को रंगीन दिखाई देते हैं, मतलब उनका कुछ ना कुछ कलर दिखाई देता है। तो कलर किस कारण दिखाई देता है उसके लिए 2 रीजन दिए जाते हैं। पहला रीजन दिया जाता है DD संक्रमण। कौन सा संक्रमण? DD संक्रमण। और दूसरा दिया जाता है अवयव स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। तो पहले अपन कर लेते हैं DD संक्रमण के अंदर क्या होता है। तो ये समझने के लिए आपको क्या होना चाहिए? CFT आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसके लिए आप क्या करना, आप मैं हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाना। प्लेलिस्ट का नाम है BSc फाइनल ईयर इंपोर्टेंट टॉपिक, BSc फाइनल ईयर इंपोर्टेंट टॉपिक। उसके अंदर आपको 2 वीडियो देखनी है। कौन कौन सी देखनी है? एक आपको देखनी है VBT की कमियां और दूसरी आपको देखनी है CFT। मैंने लिख रखी है VBT की कमियां और CFT। आप उन 2 वीडियो को देख लेना। तो इससे फायदा क्या होगा? एक तो आपको यहाँ पर फायदा होगा और आपके एक जो है उपशेष योजक यौगिक उस वाले चैप्टर के अंदर भी फायदा होगा। उन 2 वीडियो को देखकर भी आप 3 या 4 नंबर ला सकते हो। तो देख लेना, मैं उनको लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? तो देखो DD संक्रमण क्या होता है, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ये है आपके TiH2O6+3। ये आपके पास में कोई संकुल है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन इसका नाम है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? Ti+3 का मतलब होता है कि जो टाइटेनियम है ना इसके ऊपर चार्ज है +3। कितना चार्ज है? +3। अगर अपन नॉर्मल बात करें टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D कितना होता है? साइंस टीचर 3D2 4s2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। +3 है, इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये कम हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम होगा। कितना बचा? 3D1 बचा। मतलब इसके D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो, अब ये वाली जो चीज मैं कर रहा हूं वो CFT के अनुसार कर रहा हूं। D के 5 कक्षक होते हैं। जब ये किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो ये 2 नए प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं जिन्हें T2G और EG कक्षक कहते हैं। अब ये अगर आपको CFT आती है तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए CFT वाली वीडियो तो देख ही लेना। D के 5 कक्षक होते हैं। जब इन कक्षकों के संपर्क में कोई लिगेंड आते हैं तो ये 2 नए कक्षक T2G और EG में टूट जाते हैं जिन्हें अपन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर D के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब जान में ये वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना, ये इस कक्षक के अंदर भरा जाता है।
ये इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा। मैं वापस कह रहा हूँ वो वीडियो देख लेना, तब ये आपको समझ में आएगा, बाकी समझ में नहीं आने वाला है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो देखोगे तो आपके जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके अंदर भी आपको हेल्प मिलेगी, है ना, तो जरूर देख लेना। ये आपके हो गए एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये डी के कितने कक्षक थे, 5 कक्षक थे। डी के कक्षक टूट जाते हैं, डी के 5 कक्षक टूट जाते हैं, 3 कक्षक में और 2 कक्षक में। मतलब अगर मैं पूछूं ये भी डी के कक्षक है, ये भी डी के कक्षक है ना। अब होता क्या है कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करता है अपने दृश्य क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। दृश्य क्षेत्र से ये वाला इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का उत्सर्जन का मतलब अवशोषण करता है। और कितनी ऊर्जा ग्रहण करता है, 5000 एंगस्ट्रॉम ऊर्जा ग्रहण करता है। कितनी ऊर्जा, 5000 एंगस्ट्रॉम ऊर्जा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा कितनी होती है, 5000 एंगस्ट्रॉम। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तो उत्तेजित हो जाता है और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, ईजी में चला जाता है, इस तरह से। और ये नीचे आपकी क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, ये ईजी और ये T2G, है ना। तो वापिस सुनना, ये आपके टाइटेनियम, ये हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन है, इसके अंदर Ti+3 के रूप में ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये पाया गया। इस इलेक्ट्रॉन को अपन, ये क्या होता है, डी कक्षक होते हैं, 2 नए कक्षक बनते हैं डी के, ये भी डी के कक्षक है, ये भी डी के कक्षक है। डी के 5 कक्षक में 3 कक्षक ये हैं, 2 कक्षक ये हैं। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है। कितनी ऊर्जा का अवशोषण करता है, 5000 एंगस्ट्रॉम ऊर्जा का, और ईजी कक्षक में चला जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो इस ऊर्जा के अवशोषण के कारण हमें क्या दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है, रंगीन यानी कलर वाला, जिसके अंदर कलर दिखाई देता है। क्योंकि क्या होता है कि जब दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो ऊर्जा के अवशोषण में क्या करता है, हरे रंग को ग्रहण करता है। और हरे रंग को ग्रहण करता है तो हमें हरा रंग दिखाई नहीं देता, हमें हरे रंग का पूरक रंग, हरे रंग का पूरक रंग यानी बैंगनी रंग दिखाई देता है। मतलब इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है, बैंगनी रंग। तो इस तरह से अगर आता है डीटी संक्रमण इसमें बताना होता है। तो इसके अंदर डीटी संक्रमण क्या हुआ, तो आपको पता है, देखो ये भी डी कक्षक है, ये भी डी कक्षक है और ये भी डी कक्षक है, ये भी पता है। तो डी कक्षक में से ये जो इलेक्ट्रॉन था इसका संक्रमण का मतलब होता है एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था किसके अंदर था, डी कक्षक से में था, और डी कक्षक से किस में चला गया, डी कक्षक में गया सॉरी, डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन था, ये ऊर्जा का अवशोषण करके कौन से कक्षक में गया, ये डी कक्षक में गया। भाई ये भी डी कक्षक की तो है। तो जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किस में हो रहा है, डी से डी में हो रहा है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, डीडी संक्रमण कहते हैं। समझ गए डीडी संक्रमण क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किस में हो रहा है, डी कक्षक से डी कक्षक में हो रहा है। ईजी और T2G के लिए आपको CF2 की वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना, तो देख लेना। तो इलेक्ट्रॉन वापिस बता रहा हूँ डीडी संक्रमण क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण हो रहा है यानी जो इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन हो रहा है वो डी कक्षक से डी के अंदर ही हो रहा है, इसलिए इसे डीडी संक्रमण कहते हैं। और इस डीडी संक्रमण के कारण क्योंकि ऊर्जा का अवशोषण करता है इसलिए हमें ये क्या दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है ना, ये आप ध्यान रखना। अब दूसरा होता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। तो पहला तो हो रहा है डीडी संक्रमण, दूसरा है आपके आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। दूसरा क्या है आपके, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट इस साल के लिए, इसलिए CF2 वाली वीडियो देख लेना। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। अब देखना डीडी संक्रमण के अंदर आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, किससे किसके मध्य, डी से डी के मध्य इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो इससे अपन डीडी संक्रमण कहते हैं। अब इधर देखना, मैं इधर लिख रहा हूं टाइटेनियम +4 क्रोमियम, इसके बाद में क्या आता है, वेलेडियम +5 क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7। अब आप इसके अंदर बताओ इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो मैं टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूं, वो होता है 3d2 4s2, वेलेडियम का होता है 3d3 4s2, क्रोमियम का होता है 3d5 4s1, मैग्नीज का होता है 3d5 4s2। ये तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्लस चार्ज लगा मतलब इलेक्ट्रॉन को कम कर दो,
कितने इलेक्ट्रॉन कम करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन कम करोगे। तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये खत्म, 2 इलेक्ट्रॉन ये खत्म, कितना बचा, 0 बचा। 5 कम करना तो देखो 2 ये खत्म, 3 ये खत्म, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन खत्म, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। मतलब अगर अब आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब 0 0 0 0 आ रहा है। तो अब यहाँ पर डी संक्रमण होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं, वहां पर आपने देखा था टाइटेनियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था, लेकिन यहाँ पर तो देखो 0 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर डी संक्रमण पॉसिबल नहीं है, डी संक्रमण तो यहाँ पर नहीं हो सकता। तो फिर आया, लेकिन फिर देखा गया कि ये भी रंगीन है, मतलब ये तो रंगीन है, लेकिन ये रंगीन है, ये भी रंगीन है, ये भी रंगीन है, मतलब इन तीनों के तो क्या होते हैं, कलर होते हैं, ये रंगीन होता है। तो देखा गया तो ऐसा क्यों होता है। तो फिर आया था आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। इसके अनुसार ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जरूरी नहीं डी से डी कक्षकों के मध्य में हो, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो लिगेंड, वो धातु से लिगेंड, वो धातु से लिगेंड या लिगेंड से धातु में हो सकता है। सुनना क्या बोला, बहुत सी बातें ऊपर से जा रही है, इसलिए कह रहा हूं सीएफटी देख लेना, ये धातु लिगेंड उसके अंदर ही आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहता है कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण धातु से लिगेंड के अंदर और लिगेंड से धातु के अंदर भी हो सकता है। पिछले और डीडी के अंदर तो अपने क्या पढ़ा कि डीडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा था वो डी से डी कक्षकों के मध्य हो रहा था, लेकिन फिर अपन ने देखा यहाँ पर तो डी संक्रमण नहीं हो सकता। तो फिर आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम कहता है कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण धातु से लिगेंड के अंदर और लिगेंड से धातु के अंदर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, और यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो कौन सा दिखाई देगा, वो कलर वाला दिखाई देगा, मतलब रंगीन दिखाई देगा, है ना। देखो एम को अपन धातु से दर्शाते हैं और एल को अपन लिगेंड से दर्शाते हैं। एल मतलब लिगेंड होता है। तो क्या होता है, इनके बीच में जब लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन है, मान लो लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन है, तो लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन धातु को दे देता है। या मान लो ये धातु और लिगेंड है, यदि इसके मान लो इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लिगेंड को देता है। एल मतलब लिगेंड, एम मतलब धातु, मेटल। तो यदि लिगेंड इलेक्ट्रॉन धातु को इलेक्ट्रॉन दे या धातु इसको इलेक्ट्रॉन दे, तो क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। किससे किसके मध्य हो रहा है, धातु से लिगेंड और लिगेंड से धातु के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है ना। तो इस स्थानांतरण में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है वो रंगीन दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। ये बात ध्यान रख लेना। तो फिर ये देखा गया कि यहाँ पर डीटी संक्रमण तो नहीं है, लेकिन कौन सा है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा है। तो फिर कहा गया कि इसका तो जो कलर, ये तो रंगीन होता है, ये तो क्या होता है, रंगीन होता है, Ti+4। उदाहरण के लिए इसको लिखा गया था। इसका रंग होता है नारंगी पीला, इसका रंग क्या होता है, नारंगी पीला। इसका रंग होता है नारंगी, क्रोमियम+6 का रंग होता है नारंगी, और इसका रंग होता है बैंगनी। कौन सा रंग होता है, बैंगनी रंग होता है। बस ये ध्यान रखना। बस आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जो होता है वो धातु से लिगेंड और लिगेंड से धातु के अंदर हो सकता है, और जब संक्रमण होता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, जिसके कारण वो हमें रंगीन दिखाई देता है ना। तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। और इसके देखो प्रॉपर नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, धात्विक प्रवृत्ति। मतलब धात्विक प्रवृत्ति का मतलब जो संक्रमण तत्व होते हैं वो धात्विक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। तो देखो अपन संक्रमण तत्व में यही बात करें कि संक्रमण धातु होती है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, धातु होती है। जो संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। सभी क्या होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल कुछ नहीं होता है इनके अंदर। सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो उनके अंदर धातु के गुण पाए जाते हैं। धातु के गुण का मतलब क्या, धातु के अंदर आप गुण क्या लिखते हो कि धातु में चमक पाई जाती है, या विद्युत के चालक होते हैं, उष्मा के चालक होते हैं, इनमें अज्ञात वर्धनीयता पाई जाती है, इनमें तन्यता पाई जाती है। तो वो कोई गुण इसके अंदर लिखने हैं कि संक्रमण तत्व में धात्विक प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात ये विद्युत के सुचालक होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं, इनमें अज्ञात वर्धनीयता तन्यता का गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, तो फिर अपन बताते हैं कि देखो ये जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, इनकी जो संरचना होती है वो निबिड़ संकुलित होती है। कौन सी होती है, निबिड़ संकुलित। रीजन पूछा जाता है इनकी मतलब धातु के गुण क्यों पाए जाते हैं। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, उनके संरचना कैसी होती है, निबिड़ संकुलित होती है। अब इसका मतलब क्या है, निबिड़ संकुलित का मतलब तो आपने पढ़ रखा होगा निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जिसके अंदर क्या होता है, कण बहुत बहुत पास में होता है। मतलब क्या होता है, जैसे कण इस तरह से होते हैं,
इस तरह से क्या होता है, कण पास पास में होते हैं, मतलब जो संकर्ण तत्व होते हैं उनके कण इस तरह से होते हैं, बहुत पास पास में। इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है। तो देखो अगर कोई कण पास पास में है तो अपन कहते हैं कि वो क्या है, कण पास पास में, तो अपन ये तो कहते हैं कि वो धातु है। धातु मतलब ठोस है। सर निपुण संकलन का मतलब समझ गया ना, कण कितने कण क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। अगर कण पास पास में है तो उसका मतलब क्या है, वो ठोस है। वो क्या है, ठोस है। और आपको पता है जो भी धातु होती है वो ठोस के रूप में ही तो पाई जाती है। जितने भी धातु होती है वो ठोस के रूप में पाई जाती है। कुछ एक अपवाद है, मरकरी है अपवाद है, वो लिक्विड के रूप में पाई जाती है। बाकी धातु किसके रूप में पाई जाती है, ठोस के रूप में पाई जाती है। इसलिए अपन कहते हैं कि संकर्ण तत्व भी क्या होते हैं, धातु प्रवृत्ति दर्शाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक होता है आपके अपवाद होता है मैग्नीज। इसके अंदर आपके एक अपवाद होता है मैग्नीज। बाकी सभी संकर्ण तत्व तो 3D श्रेणी के अंदर वो क्या होता है, धातु प्रवृत्ति दर्शाते हैं। लेकिन मैग्नीज +2 ये क्या करता है, ये आपके धातु प्रवृत्ति दर्शाता है लेकिन कम दर्शाता है। ये अपवाद है। क्या है, अपवाद है। अब इसका रीजन भी सुन लो, अपवाद क्यों है। क्योंकि देखो Mn+2 का मतलब क्या है, मैग्नीज का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपको पता है, 3d5 4s2 होता है। लेकिन +2 लग गया, इसका मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन कम करने, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 3d5 हो गया। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन भरो तुम एक बार, डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ रखा है सही से, तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का नियम। अर्धपूरित एंड पूर्णपूरित कक्षकों का नियम। तो अर्धपूरित एंड पूर्णपूरित कक्षकों का नियम यह कहता है कि यदि किसी कक्षक में या तो पूरा भरा हो या आधा भरा हो तो इसका स्थायित्व ज्यादा होता है। या तो कोई कक्षक पूरा भरा हुआ हो या आधा भरा हो तो इसका स्थायित्व ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पर डी के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना। और अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 10 के आधे कितने होते हैं, 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। तो ध्यान रखना, इसका और इसका, इन दोनों का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, स्थायित्व अधिक होता है। और अपन जानते हैं कि स्थायित्व, जिनका स्थायित्व अधिक हो गया तो वो आगे रिएक्शन नहीं करना चाहता। जिनका स्थायित्व अधिक हो जाता है वो क्या करते हैं, फिर आराम से रहते हैं, यार भाई हमें आगे रिएक्शन नहीं करनी है ना। तो मैग्नीज +2 अपवाद का कारण क्यों होता है, क्योंकि ये स्थायी फॉर्म में पाया जाता है, मतलब स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है अर्धपूरित कक्षकों के कारण। तो आपके अगर एग्जाम के अंदर मैग्नीज से रिलेटेड कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मैग्नीज के गलनांक कम क्यों होते हैं, मैग्नीज का घनत्व क्यों होता है, मैग्नीज की धातु प्रवृत्ति कम क्यों होती है, तो सिंपल सा एक लाइन में आंसर लिखना है। क्योंकि मैग्नीज पहले लिखना है इस तरह से, आपको बताना मैग्नीज +2 यानी D5 है। फिर लिखना मैग्नीज +2 में इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसके ये अर्धपूरित होता है, और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होने के कारण ये धात्विक बंध बहुत कम बनाता है। क्या लिखोगे कि इसका जो डी कक्षक होता है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अर्धपूरित हो जाता है, और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है। इस कारण ये क्या करता है, बहुत कम धात्विक बंध बनाता है। तो ये हो गया आपके धात्विक बंध का। अब अपन आगे करते हैं। अब अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अंतरकाशी यौगिक। तो आपके सवाल आता है कि अंतरकाशी यौगिक क्या होता है। तो सिंपल सा आपको बताना होता है कि जैसे आप धातु की जानते हो, धातु के अंदर क्या होते हैं, अणु पास पास में होते हैं। मान लो जैसे ये धातु है, इसके अंदर ये क्या है, इनके ये कण है बहुत पास पास में, है ना, इस तरह से। इससे कण, बहुत सारे कण है, ये क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। इनके बीच में देखो रिक्त स्थान जो पाया जाता है बहुत कम, रिक्त स्थान कम पाया जाता है। रिक्त स्थान का मतलब देखो, ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, ये भी रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है। इस तरह से छोटे छोटे थोड़े से क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। अब होते क्या है, इन रिक्त स्थानों में अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ जाते हैं। देखो ये तो क्या थे, धातु। ये किसके कण है, ये सभी कण किसके, धातु के कण, कोई भी धातु हो सकती है। इन धातुओं की जो संरचना होती है उनमें क्या होता है, थोड़े छोटे से रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इन रिक्त स्थानों में क्या जाता है, आपके हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ जाते हैं। अब ये आ जाते हैं, ये इन खाली स्थानों में यहाँ पर फिट हो जाते हैं। तो फिर इस प्रकार जो यौगिक बनते हैं ना, उन्हें अपन कहते हैं अंतरकाशी यौगिक है। तो अंतरकाशी यौगिक किसे कहते हैं कि धातुओं की निबिड़ संकुलित संरचना में, धातुओं की निबिड़ संकुलित संरचना में जो रिक्त स्थान पाया जाता है, उन रिक्त स्थान पर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी अधातु आ जाते हैं।
जिन्हें और इस प्रकार बने यौगिकों को जिनसे जो यौगिक बनते हैं उन्हें अंतर्गासी यौगिक कहते हैं। वापिस सुनना कि धातुओं की निबिड़ संकुलित रचना में जो रिक्त स्थान पाया जाता है उन रिक्त स्थान में अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि आ जाते हैं। इस प्रकार बने यौगिकों को क्या कहते हैं? अंतर्गासी यौगिक कहते हैं। और ये क्या देखो धातु, अब धातु का क्या आप एक शब्द लगा दो, संकर्ण धातु, क्योंकि संकर्ण भी तो धातु है, अभी अपने बात की है। तो संकर्ण धातुओं के मतलब इसके अंदर लिखना होगा संकर्ण धातुओं के रिक्त स्थान में अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि आ जाते हैं। इस प्रकार बने यौगिकों को अंतर्गासी यौगिक कहते हैं। समझ गए भाई? संकर्ण धातु या जैसे संकर्ण धातु है, इनके जो रिक्त स्थान है वहां पर कौन आ जाएंगे? ये आ जाएंगे अधातु। तो जो यौगिक बनेंगे उन्हें अपन क्या कहेंगे? अंतर्गासी यौगिक कहेंगे। अगला पॉइंट करते हैं घनत्व का, है ना। तो देखो घनत्व क्या होता है? तो घनत्व बराबर क्या होता है? आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर आप लिखते हो द्रव्यमान बटा आयतन, यही तो लिखते अपन आए, है ना। तो अगर देखो मैं अगर कहूं घनत्व का मान ज्यादा होना चाहिए तो क्या होगा? अगर घनत्व का मान ज्यादा होना चाहिए तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि द्रव्यमान का मान तो होना चाहिए ज्यादा, द्रव्यमान का मान तो होना चाहिए ज्यादा और आयतन का मान होना चाहिए कम। समझ में आया? कुछ नहीं आया? देखो मान लो कि कोई संख्या है, द्रव्यमान मान लो मैं आपको कह रहा हूँ कि 20 है और आयतन उसका कम कर दो, जैसे 2 कर दो, तो घनत्व कितना है? 10 आया। मान लो अब मैं कह रहा हूँ कि द्रव्यमान का मान और बढ़ा दो, 40 कर दो और आयतन थोड़ा सा बढ़, जैसे यहाँ पर ऐसा करो, ये ले लो आप 4 ले लो, यहाँ पर 5 आ जाएगा, है ना। अब इसमें क्या करो? आयतन को और कम कर दो, 2 कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा? 20 आएगा। मतलब देखो ऊपर वाली संख्या जितनी ज्यादा होगी घनत्व भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। और ऊपर वाली संख्या ज्यादा होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो क्या होगा? ये वाला जो अपन को आपको मिलता है घनत्व मिलता है वो क्या प्राप्त होगा? ज्यादा प्राप्त होगा। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो आयतन कम होगा तो घनत्व ज्यादा प्राप्त होगा, है ना। यह बात तो समझ में आएगी ना। मतलब इसका मान जितना ज्यादा होगा, इसका मान जितना कम होगा, घनत्व उतना ही ज्यादा प्राप्त होगा। तो होता क्या है कि जो आपके संक्रमण धातु होती है, कौन सी धातु? संक्रमण धातु। उनके अंदर क्या होता है कि देखो वो स्टार्ट 21, 22, 23, 24, 25 स्टार्ट होती है और द्रव्यमान क्या होता है? जो परमाणु क्रमांक होता है उसका जस्ट डबल होता है ना। ज्यादातर जस्ट डबल होता है, तो इनका द्रव्यमान तो वैसे ही ज्यादा होता है। संकर्ण धातु का द्रव्यमान तो क्या होता है? द्रव्यमान ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों होता है? जो तो समझ के देखो, जैसे अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है तो आप कहते हो ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, तो इसका द्रव्यमान इसका जस्ट डबल 16 होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। आपने कैसे बताया? इसका परमाणु क्रमांक का डबल। इसी प्रकार देखो जो संक्रमण धातु कहां से स्टार्ट होते हैं? 21 से 22 से 23 से ऐसे कर 90 100 तक जाते हैं। तो इनका जस्ट डबल कर लो, मतलब इनका परमाणु क्रमांक कितना होगा? परमाणु क्रमांक 50, 60, 70, 80 इस तरह से इनका द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो संक्रमण धातु उनका द्रव्यमान तो क्या होता है? ज्यादा होता है और आयतन इनका कम होता है। आयतन इनका कम होता है। अब कम क्यों होता है? तो देखो आयतन का मतलब देखो, आयतन का मतलब होता है कि कोई भी परमाणु कितना स्थान घेरता है अपने चारों। जैसे अगर इस मार्केट की बात करूं, इस मार्केट का आयतन कितना, तो इसने जो स्थान घेर रखा है वो इसका क्या? आयतन कहलाता है। तो देखो संकर्ण तत्वों के जो आयतन होते हैं वो कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि संकर्ण तत्व तो निबिड़ संकुलित अवस्था में पाए जाते हैं। इनके कण पास पास में होते हैं। लिक्विड जैसे कण इनके दूर दूर तो होते नहीं है, इनके कण क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। मतलब इनके जो संकर्ण धातु के घनत्व कम होने का रीजन क्या है? क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? पास पास में पाए जाते हैं, निबिड़ संकुलित रहते हैं। अभी अपन ने बात की थोड़ी देर पहले कि निबिड़ संकुलित रहते हैं, मतलब कण इस तरह से पास पास में रहते हैं। और अगर कण पास पास में रहेंगे तो कम जगह घेरेंगे, कण पास पास में रहेंगे तो कम जगह घेरेंगे, कम जगह घेरेंगे तो आयतन भी क्या होगा? कम होगा। इसलिए इनका द्रव्यमान ज्यादा होता है और आयतन कम होता है। द्रव्यमान ज्यादा आयतन कम, इसलिए अपन कहते हैं कि संकर्ण धातु के घनत्व क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। घनत्व ज्यादा होते हैं। देखो ये क्या होता है? आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 लाइन के अंदर या आपके 1.5 नंबर के अंदर या 3 नंबर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संक्रमण तत्वों के घनत्व ज्यादा होते हैं क्यों। तो आपको सिंपल से लिखना होता है, पहले तो फॉर्मूला लिखना, फिर लिखना होता है कि संक्रमण तत्वों के द्रव्यमान का मान ज्यादा होता है जबकि इनके आयतन का मान कम होता है। इसलिए संक्रमण तत्वों के घनत्व का मान क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा घनत्व उतना ज्यादा होगा।
आयतन जितना कम होगा घनत्व उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको बता देना है। अब इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीज का घनत्व कम होता है क्यों। तो मैग्नीज से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि कम होता है, ऐसा होता है, तो सिंपल से आपको एक ही लाइन लिखनी है कि मैग्नीज के अंदर मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 होता है। 3d5 होने के कारण इसके जो डी कक्षक होते हैं वो अर्धपूरित होते हैं, और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होने के कारण इनके गलनांक कम होते हैं, इनके कथनांक कम होते हैं, इनके घनत्व कम होते हैं, इनमें धात्विक प्रवृत्ति कम पाई जाती है। ये पॉइंट आपको लिखना है। मैग्नीज से रिलेटेड अगर आपको सवाल आ जाओ, बस सब इसके कारण होता है 3d5 के कारण, क्योंकि ये क्या होता है कि 3d5 की वजह से स्थायी हो जाता है, और स्थायी होने के बाद में क्या करता है कि ये जो दूसरे लिगेंड आते हैं ना, या जो धातु आते हैं ना, उनसे बॉन्ड नहीं बनाता है, और जब तक बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इनकी फिर प्रवृत्ति नहीं बढ़ती, न तो घनत्व बढ़ता है, न गलनांक बढ़ता है, न कथनांक बढ़ता है। ठीक है, अब अपना लास्ट रहा है गलनांक, वो कर लेते हैं, फिर वीडियो खत्म। अपन पढ़ते हैं गलनांक व कथनांक। ठीक है, तो देखो गलनांक और कथनांक का मतलब क्या, ये तो आपको पता है। अब अपने सवाल आता है कि इनके संक्रमण तत्वों के गलनांक और कथनांक ज्यादा होते हैं क्यों, संक्रमण तत्वों के गलनांक और कथनांक ज्यादा होते हैं क्यों। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है क्योंकि, वैसे इनका आंसर पूरा मैंने लिख रखा है एकदम व्यवस्थित तरीके से, वापस कह रहा हूँ, पीडीएफ देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको एग्जाम के अंदर लिखना है ना, तो जैसे मैंने लिखा नोट्स के अंदर उसी से आप लिखना। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ, है ना। तो देखो जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके अंदर अपन ने दो चीजें भी पढ़ता है कि उनके अंदर एक तो एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और दूसरा अपन पढ़ रहे हैं कि उनमें डी कक्षक पाए जाते हैं, खाली डी कक्षक पाए जाते हैं, रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। देखो चाहे एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाओ या रिक्त डी कक्षक पाए जाओ, इनसे होता है क्या है कि ये क्या करते हैं, जो दूसरे धातु होते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे धातु यानी लिगेंडो के साथ में क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। जितने ज्यादा इनके पास में एकमित इलेक्ट्रॉन होंगे, ये लिगेंडो के साथ में उतने क्या करेंगे, बंध बनाएंगे। जितने ज्यादा एकमित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या करेंगे, बंध बनाएंगे। और बंध बनाएंगे तो उन बंधों को तोड़ने के लिए फिर अपन को ऊर्जा भी तो ज्यादा देनी होगी, और अगर अपन को ऊर्जा ज्यादा देनी होगी तो उनके गलनांक कथनांक क्या होंगे, ज्यादा ही तो होंगे। मतलब उनके गलनांक कथनांक के मान क्या होंगे, ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। देखो इसे मान लो कि जैसे कोई डी कक्षक है, कुछ इस तरह से मान लो कि इसके पास में एकमित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। और मान लो कि इसके पास में 3 एकमित है, तो ये लिगेंड है, उनसे कितने इलेक्ट्रॉन, उनसे कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। एक तो ये वाला बॉन्ड बनाएगा, एक ये वाला भी बॉन्ड बनाएगा, एक ये वाला भी बॉन्ड बनाएगा। लिगेंड से, किससे, लिगेंड से। कोई भी लिगेंड हो सकता है, जैसे साइनाइड ही ले लो, जैसे लिगेंड के एल के रूप में मैं क्या ले रहा हूँ, साइनाइड, Cn, है ना। तो देखो कितने साइनाइड हो गए, 3 साइनाइड बनेंगे यहाँ पर, 3 साइनाइड। तो कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने। 3 एकमित इलेक्ट्रॉन थे तो कितने बॉन्ड बने, 3 साइनाइड बॉन्ड बने। मान लो कि अगर और होते हैं यहाँ पर 5 होते तो कितने बॉन्ड बनते हैं, 5 Cn बन जाते हैं, इस तरह से। और अगर खाली कक्षक होता तो भी इस तरह से ही, मान लो खाली कक्षक है, मान लो खाली कक्षक, इन खाली कक्षकों में भी बॉन्ड ही बनता है। क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, साइनाइड साइनाइड का बॉन्ड बन जाता है। तो देखो अब कितने बॉन्ड बने, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड बने, 5 बॉन्ड बने। तो देखो एक तो होता है एक बॉन्ड जिसको अपन आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन होते यहाँ पर देखो 5 बॉन्ड बन गए। तो इन 5 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। और अगर अपन ऊर्जा ज्यादा देंगे तो गलनांक कथनांक भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, है ना। तो इसलिए संक्रमण तत्वों के गलनांक और कथनांक क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अगर सवाल पूछे कि गलनांक कथनांक ज्यादा क्यों होते हैं, तो क्या आंसर दोगे, आंसर देना क्योंकि इनके अंदर एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एकमित इलेक्ट्रॉन के कारण ये अधिक धात्विक बंध बनाते हैं। क्या करते हैं, ये जो बंध बना रहे थे, धात्विक बंध बना रहे थे ना, अधिक धात्विक बंध बनाते हैं, इसलिए इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। अतः इसी कारण से इनके गलनांक और कथनांक के मान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन आपके सवाल आता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के गलनांक कथनांक कम होते हैं क्यों। तो अभी अपन ने बात की, शुरू के अंदर अपन ने बात की है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी D10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी D10 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी D10 होता है। मतलब देखो इनके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी इलेक्ट्रॉन देखो क्या है, युग्मित है। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है। अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो ये किसी के साथ में बंध नहीं बनाएगा, और बंध नहीं बनाएगा तो इनको अपन आसानी से तोड़ सकते हैं। इसलिए इनके गलनांक कथनांक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। गलनांक एंड कथनांक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि ये दूसरों के साथ में बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जबकि अगर एकमित इलेक्ट्रॉन होता तो वो बॉन्ड बनाते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन कि मैग्नीज
Mn+2 या मैग्नीज के गलनांक गुणांक भी कम होते हैं। देखो मैग्नीज का अपन पढ़ ही रहे और आंसर हर बार वही लिखना है D5। क्या लिखना है? D5। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3D5। ये कितने इलेक्ट्रॉन इसके डी कक्षक में? 5। 1 2 3 4 5। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे तो बंद बनाने चाहिए थे इसको क्योंकि ये सभी एकमित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये वापस क्या है? अर्धपूरित है। क्या है? अर्धपूरित है। और अपन ने पढ़ रखा है अर्धपूरित का स्थायित्व ज्यादा होता है। अर्धपूरित का स्थायित्व ज्यादा होता है। ठीक है, अर्धपूरित का स्थायित्व क्या ज्यादा होता है? तो अगर अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन है तो उनका स्थायित्व ज्यादा होगा। अर्धपूरित का मतलब समझ रहे हो ना, पांचों कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन। मान लो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो फिर इसका भी गलनांक गुणांक क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या अर्धपूरित है और इसका स्थायित्व ज्यादा है। तो अब जाकर आपकी चैप्टर कंप्लीट हुआ है। डी ब्लॉक की 3D श्रेणी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखी है तो आप एक काम करना, आपकी जो 5 साल के पेपर है पुराने, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 16, पहला 11वां और 16 क्वेश्चन आप इस वीडियो को देखने के बाद में ट्राई करना। ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पा रहे। इस वीडियो के थ्रू आप वो सब क्वेश्चन कर पाओगे। तो और इसमें नंबर कितना है? क्योंकि 1.5, 3 और 7 यानी 11.5 नंबर की आपकी तैयारी हो चुकी है। मतलब आपको 25 नंबर के सवाल करने, जिसमें से ये एक वीडियो आपको 11.5 नंबर दिला सकती है, 1 या 2 वीडियो, है ना। ये करना। और लास्ट में आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपको क्या करनी है? सीएफटी की वीडियो देखनी है, जो आपके सीएफटी और वीबीटी वो आपकी किस में काम आएगी? उपशेष यौगिकों में भी काम आने वाली, उसके अंदर पढ़ेंगे तब, है ना। बीएससी फाइनल ईयर इंपोर्टेंट टॉपिक, इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। और दूसरा है, आपको इनके नोट्स अभी लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के थ्रू। टेलीग्राम चैनल पर जाना, एमसीआई सर्च करना, वहां पर इसके नोट्स पहले अपलोड कर दिए गए, है ना, तो वहां से डाउनलोड कर देना। थैंक यू।